बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कोरोना वायरस के हवाले से ही बात करेंगे। एक आलमी वबा जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, और आज जिस मौजू पे हम इस हवाले से बात करेंगे वो है कोरोना वायरस से बचाव। क्या दुनिया यूं ही तमाशाई बनी रहेगी? इस हवाले से हमने बात करनी है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं आप? फैमिली में, दोस्त अहबाब में, आपके वर्कर्स में सारे माशाल्लाह सेफ हैं, महफूज हैं? अल्लाह का करम है, अब तक बेहतरी है। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान भाई, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है जिसमें उन्होंने इस मुश्किल वक्त में दो चीज़ों का जिक्र किया है कि एक ईमान और दूसरे हमारे नौजवान। ये वो दो चीज़ें हैं जिससे हम इस मुश्किल घड़ी से निकल आएंगे और ये वायरस हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आप इसको किस तरह देखते हैं, किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? वो क्या मतलब कहना चाह रहे थे, जो मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, देखें किसी भी एक गुफ्तगू को या स्टेटमेंट को देखने के दो रुख होते हैं। या तो आप उसको तनकीदी निगाह से देखें या उसको पॉजिटिव निगाह से देखें। अगर हम तनकीद करना चाहें तो हम बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं उसके ऊपर, और अगर हम उसमें से पॉजिटिव निकालना चाहें तो वो ये है कि जब इंसान के पास, कोई भी इंसान हो दुनिया का, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उसके पास जो बुनियादी पावर होती है, जो उसके पास एक एतकाद होता है, एक यकीन होता है, वो ईमान का होता है, ये बिलीफ का होता है कि वो मानता है ऐसा है। जैसे हमारे इस्लामी अकीदे के मुताबिक कि हमारा मानना है कि अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएगा, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। अच्छा, उसकी जो साइकोलॉजिकल और मेडिकल इंपॉर्टेंस है, ईमान का वर्ड उन्होंने यूज़ किया, उसको अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो इंसान की आसाबी या कह लीजिए गुमान जो होता है, उसका ख्याल जो होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। वो हम बचपन से सुनते आए हैं बड़े बूढ़ों से कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। बेशक। तो और मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव करती है कि इंसान जिस तरह अपनी सोच को परवान चढ़ाता है उसी तरह उसकी ज़िंदगी के मामला बनते हैं। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव विल हैपन विद यू। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। तो उन्होंने इस एरिया को हाईलाइट किया और उन्होंने ईमान का वर्ड सही यूज़ किया, क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो ईमान के वर्ड को बेहतर समझेगी, ना कि वो कोई साइकोलॉजिकल या मेडिकल बात करते हैं। ठीक है, तो जवानों के बारे में बात करने से पहले ईमान की बात की मैं थोड़ा सा एक और नुक्ता बीच में शामिल करना चाहता हूँ। अगर ईमान की बात कर रहे थे तो वो हमारे उलमाए कराम और वो जो दीनी तबका है हमारा, और स्पेशली वो बाजमात नमाज पे पाबंदी लगाना, वो तो सारे इस ईमान के साथ काम कर रहे थे कि हमें कुछ नहीं होगा। वो क्या यही बात नहीं कर रहे थे? देखिए, ये हमारा दीन भी समझाता है, अगर हम कुरान और हदीस को तमीज़ से और सुलझे हुए दिमाग से पढ़ें, कि ईमान जो है और साथ में एहतियात या शऊर या समझदारी दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ठीक है। सिर्फ ईमान के दर्जे में हम रहकर गुमराही में नहीं जा सकते या हम बेख्याली में नहीं कोई अमल कर सकते। ईमान तो यह अल्लाह बचाने वाला है, तो भाई छत से कूदते क्यों नहीं हम? सही है। मगरमच्छ के मुंह में हाथ क्यों नहीं दे देते? हाँ। हमें उसी ईमान के ज़मरे में हमें दीन ने और दुनिया ने और तालीम ने समझाया है कि ये चीज़ें ख़तरनाक हैं आपकी जिस्म के लिए, ज़िंदगी के लिए, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये चीज़ पहले बहुत आवाम जो है वो जहन में रखे कि ईमान पे बिल्कुल कार्बन रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ शऊर भी आपका इंटैक्ट रहना चाहिए, यानी कि शऊर के साथ साथ चलिए आप। ठीक है। और जो शऊर की जो सतह है, जो दर्जा हमारी एक 20 करोड़ आवाम का है इस कौम का, उस हिसाब से जरा चीज़ों को देखें तो फिर क्या कहते हैं आप? तो फिर तो जो हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा है कि लोग बहस कर रहे हैं कि जी जमात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लोग बहस में पड़े हुए कि जी कोई मसला नहीं लगेगा, हम बच जाएंगे, हम बाहर वो बेहतियाती से घूम रहे हैं बाहर। तो ये तो नज़र आ रहा है, ये हमारे आवाम के शऊर का दर्जा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आवाम को भी इस वक्त थोड़ा सा ठहर के तहम्मुल से सोचना चाहिए। आप जिस भी दर्जे पे हैं अकल के, ये तो कॉमन सेंस कि आपको एक चीज़ मुज़र है आपके लिए तो उससे बचिए, आप एहतियात कीजिए और साथ अपने ईमान पे कार्बन रहिए और अच्छा गुमान कीजिए। आप अच्छा गुमान करेंगे तो आपके आसाब और आपका ख्याल मजबूत रहेगा और ये बहुत सपोर्ट करेगा आपको इस बीमारी से बचने के लिए। ठीक है, हमने इस हवाले से बात करनी है लोगों के गुमान के हवाले से, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़हनी तौर पे मुख्तलिफ तबकात में बट गए हैं लोग ना। इस कुछ खौफ का शिकार हैं और कुछ एहतियात कर रहे हैं, मगर साथ बेयकीनी है, पता नहीं और किस किस्म। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस हवाले से आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा। आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वो जो तकरीर के खिताब के एक पहलू ईमान के बारे में बताया। अभी
नौजवान जो जवान उन्होंने जिक्र किया है, ये इशारा किस जानिब था? देखिए, लोग बहुत तनकीद भी कर रहे हैं और उनके फेवर में भी बोल रहे हैं। हम ना उनके सपोर्टर हैं ना उनके खिलाफ हैं। हम वो बोलते हैं जो इल्मी रोशनी के अंदर जो सेंसेबल है और जो सारे मामलात कहते हैं। तो आप इस रोशनी में देखें तो उन्होंने एक सेंसेबल बात की, किसी हद तक उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड किया, अपनी ताकत को पहचाना। हमारे मुल्क में इसमें कोई शक नहीं, नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और यही हमारी ताकत है इस वक्त। तो उसको हम जिस तरह बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, उन्होंने उसके बारे में सोचा कि नौजवान जो है वो मदद कर सकते हैं हमें इस प्रॉब्लम से निकलने में। इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी है, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान जो है वो एक अंडर डेवलप कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, उसके पास वसाइल की कमी है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में रहते हुए हमारे पास स्ट्रेंथ्स भी हैं। एक हम जब मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर एक असेसमेंट या एनालिसिस समझा जाता है, एक तरीकाकार होता है, उसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। जब भी कोई सिचुएशन होती है उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स यानी कि अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उसमें क्या क्या सूरत हाल खड़ी हो रही है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या मौके हैं उनको पहचानिए, और क्या क्या आपके लिए थ्रेट्स हैं, खतरात क्या है उनको पहचानिए। और इन चारों चीज़ों को पहचानने के बाद आप सिचुएशन को असेस करें और जो बेस्ट स्टेप हो सकता है पॉसिबल वो लीजिए। इसमें प्लान A, प्लान B, प्लान C, तीनों प्लान आपके पास तैयार होने चाहिए। अगर ये काम नहीं किया तो ये काम नहीं किया। इस प्रोसीजर को वो फॉलो कर रहे हैं गालिबन, और सही कर रहे हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं उसी में आपको करना है। अब इसमें आपके पास गैबी रिसोर्सेज तो नहीं है आसमान से उतरेंगी, वो अलग बात है। अगर आप उसके बिलीवर हैं तो वो भी काम कर सकती हैं। ये भी कहना है कि हम वसाइल के साथ ये जंग नहीं जीत सकते, हम सबको मिलके ये जंग जीतनी है। तो वो हम सब मिलके कैसे कर सकते हैं, इस बारे में लॉकडाउन के हवाले से और 25% तबका जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी की टेंशन है, उनके बारे में जो है हम ये बात करेंगे। आप दोस्तों से भी दरखास्त है कि हम अभी एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, तो कॉल करके अपनी राय वो जरूर शामिल कीजिएगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और आज स्टूडियो में प्रोफेसर सलमान राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कोरोना से बचाव, क्या दुनिया इसी तरह तमाशाई बनी रहेगी, ये हमारा मौजू है आज का। वक्फे से पहले आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो तकरीर थी, उनकी कौम से खिताब के हवाले से वो जवान और ईमान का जो एक पहलू था, इस बारे में बता रहे थे। मुझे ये बताइए कि क्या ये जंग वाकई वसाइल से जीती जा सकती है, क्योंकि वसाइल तो हमारे पास नहीं है। अगर वसाइल की बात है तो फिर तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हम जीत जाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, बड़े अजीब से अल्फाज हैं, बट जो हकीकत है, जो बड़े बड़े वसाइल वाले कंट्रीज हैं, हम उनकी सूरत हाल हमने देख लिया। फहीम, देखें, एक तो जो हमारे सामने हो रहा है दुनिया में हमें वो देखना है, और दूसरा कॉमन सेंस के नज़रिए से हम देखें तो सिर्फ वसाइल से भी नहीं जीती जा सकती और वसाइल के बगैर भी नहीं जीती जा सकती। ठीक है, दोनों बातें अपनी जगह वैलिड है। जो बड़े बड़े दुनिया के डेवलप कंट्रीज हैं वसाइल वाले, उनका इस वक्त बदतरीन हाल है। तो ये तो बात रही इसकी फेवर में कि जी सिर्फ वसाइल से नहीं जीती जा सकती। हाँ, वसाइल की कमी से भी प्रॉब्लम आएंगी इसके अंदर, जो आ रही हैं हमारे जैसे ममालिक के अंदर। तो सिर्फ वसाइल से तो नहीं जीती जा सकती, ये बात तो तय होगी। ठीक है, जो तो फिर कैसे जीती जा सकती है? वसाइल से नहीं जीती जा सकती। तो देखिए, हुकूमती सतह पे वसाइल कल बताए गए कि हमारे पास ये है, एक मुल्क जो है वो 2000 अरब जो है वो अपनी आवाम के लिए ये रिलीफ फंड निकाल रहा है। हमारे पास सिर्फ 8 अरब है, ठीक है, आबादी, और हमारे पास रोटी का रोना उन लोगों से ज्यादा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे पास बेचारे भूख की वजह से लोग इस कदर परेशान हैं कि वो मज़दूर, मैंने कुछ वो वीडियोस वगैरह देखी, मैंने वैसे भी मेरा जब गुजर हुआ तो वो लोग जो दिहाड़ी के लिए, मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, वो उसी तरह हाथ में सामान पकड़ के बैठे हुए हैं। उन्हें पुलिस भी रोकती होगी, उन्हें सब कुछ वो मतलब परेशानियों का सहना पड़ता होगा। उन्हें ये भी पता है कि सब कुछ बंद है, हमारी नौकरी नहीं हो सकती, हमें कोई, फिर भी इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई हमें दिहाड़ी पे ले जाए और हम कोई 4 पैसे मिल जाए, हम बच्चों के लिए रोटी ले जाएंगे। और दूसरा, इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग इस वजह से बाहर गए कि अगर नौकरी मजदूरी नहीं भी हमें मिलती तो कम से कम कोई बंदा आएगा, कोई चावल या कोई एक बिरयानी का या कोई एक डब्बा लेके चला जाएगा, अपने बच्चों के लिए शाम को कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा मैं। जहां सूरत हाल इस किस्म की हो, अच्छा, एक तबका तो हमने ये बताया आपको, दूसरा तबका वो है जिनके पास पैसे हैं, तनख्वाहें मिल गई या बिजनेस में वो, उन्हें परेशानी नहीं है, वो अपने आप को ये बिल्कुल आइसोलेट करके बैठ गए वो।
सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हैं, देख रहे हैं, उन्हें पता है कि हम लोग जो हैं वो महफूज हैं, ना बाहर आना है, उन्होंने अपनी तरफ सारी एहतियात कर ली है उन लोग। एक तब अच्छा, इसी में एहतियात करने वालों में दो तबके और हैं। एक वो तबका है जो एहतियात कर रहा है, उसे पूरा यकीन है कि मैंने इस मुश्किल से निकल जाना है, गुजर जाना है, जिसकी आप बात कर रहे थे। और दूसरा तबका वो है जो एहतियात करने के बावजूद वो इस परेशानी में है कि अगर मैंने ये थोड़ी सी बेहतियाती कर दी तो मैं मर जाऊंगा। देखिए भाई, कम्युनिकेशन की भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है मैसिव लेवल के ऊपर, जो हम देख रहे हैं डेली गवर्नमेंट के लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि ऐसा तरीके से शायद नहीं कर पा रहे। एक चीज़ हमें जो गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि वो नहीं कर पा रहे, इससे इख्तलाफ कर सकते हैं वो लोग, कि इससे जिस बीमारी से लड़ना जो है ना, असल में इससे गुजरना है। जितने भी हमारे पास अवेलेबल वसाइल हैं और जितनी हमारे पास नॉलेज है, उसकी रोशनी में हमें इस बीमारी से गुजरना है, और इससे गुजरना ही इससे लड़ना है। इससे लड़ने का मतलब ये नहीं कि हम इसको खत्म कर देंगे। ये एक पैंडेमिक है, वबाई बीमारी है। वबाई बीमारी का आप तारीख में उठा के स्टडी कर लीजिए, वो गुजर जाती है, ठीक है। और जब वो गुजरती है, जो उसके शिकंजे में आते हैं वो उनकी जान ले लेती है, और जो उसके शिकंजे में आके उससे इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं वो बच जाते हैं, और जो उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, जिनको बिल्कुल नहीं लगती, वो बच के निकल जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इससे हमें गुजरना है। ये टाइम फेजेस से गुजरना है। अब ये जो गुजरना है, इसमें जो वसाइल की कमी है, आया वो वसाइल की कमी जो है एक पैनिक क्रिएट कर दे आवाम के अंदर, या हमें हमारे इस बीमारी से गुजरने से ज्यादा जो है खुराक की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं। सर देखिए, 25% लोग उन्होंने कहे, ठीक है, यानी कि 1/4 लोग पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनको वाकई भूख की वजह से परेशानी हो सकती है, और ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस उनके लिए भूख का वायरस बन सकता है ना। तो अब वो 25% यानी कि 5 करोड़ लोग कम से कम, ठीक है, 5 करोड़ लोगों का मसला बन सकता है ये। तो इन 5 करोड़ लोगों को स्टेट जो है वो सीधा ये बता चुकी है कि ये हम लोग खुद नहीं कर सकते कुछ भी। उन्होंने कल भी एक अकाउंट नंबर दे दिया है कि इसमें आप सारे मिलके हमारा साथ दें और फिर कर सकें। रफाही अदारे कर रहे हैं। मतलब इन 5 करोड़ लोगों का क्या बनेगा? सर आप बात थोड़ी तल्ख होगी, अगर आप कहें तो मैं अर्ज करूं। प्लीज कहिए, जो सच है, जो हक है, वो बात करें आप। बात तल्ख ही होगी कि अब ये जो आपने जुमला कहा ना कि 5 करोड़ लोगों को स्टेट ने साफ बोल दिया कि हमारे पास ये लिमिटेड वसाइल है और अकाउंट नंबर ये मुखैर हज़ात हेल्प करें। ये जो जुमला है, ये स्टेट के अपने मुंह पे भी तमाचा है, माजरत के साथ। ये मुखैर हजरात के मुंह पर भी तमाचा है, और माजरत के साथ ये उन 5 करोड़ लोगों के मुंह पर भी तमाचा है। हर किसी के मुंह पर अपनी जगह एक तमाचा है। वजह क्या? हमें मनासिल कौम इस वक्त बैठ के अपने गिरेबानों को झंझोड़ना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और जब इस किस्म की वबाई बीमारियां या परेशानी आती, तभी हमें ये गैरतें जागती हैं, तभी हमें ये एहसास जागते हैं। अगर मान लिए चलें आज की तारीख में ये प्रॉब्लम है, तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप अब आने वाले वक्त में हमारी कौम का कलेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को एरेडिकेट करें आइंदा के लिए। अब कोई गरीब ना रहे इस मुल्क के अंदर। लेकिन देख लीजिएगा 6 महीने बाद क्या हो रहा होगा। वही ढोल, वही ताशे, वही मामला चल रहे होंगे। ये जब तक हम लोग अपने गिरेबानों को एड्रेस नहीं करेंगे, अपने गिरेबानों में नहीं झांकेंगे, ये हमारे हुक्मरानों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये मैं कोई पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इल्मी इंसान हूँ, तो मैं इल्मी बात कह रहा हूँ कि हमें अपने अंदर झांक के गौर करना चाहिए। अगर हुक्मरान इस सिचुएशन को विदाउट वसाइल, बगैर वसाइल के नहीं एड्रेस कर पा रहे, तो उनको हुक्मरान रहने का कोई हक नहीं है, चाहे कोई भी हो, सारे जो रूलिंग है और नॉन रूलिंग है। जब क्राइसिस आते हैं, वसाइल नहीं है, तो फिर पॉलिसीज जो है ना वो आप दे के, बना के, और उसके जरिए आप जंग जीत सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर क्या है, मैं कोई इसमें क्लेम नहीं करना चाह रहा, मैं आपके ऊपर रख के बात कर रहा हूं। मुझे जितना मैं आपको समझता हूं बहैसियत इंसान, मैं जानता हूं अगर फहीम इस वक्त जो है हुक्मरान होते, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं फहीम का एक टारगेट होता। वो मेक श्योर करते हैं, वो रोड पे निकलते, बाहर निकलते, अमीर लोगों का गिरेबान पकड़ के, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसको अच्छी तरह मेक श्योर करते सब तक खाना और फूड पहुंचे। आपने देखा है कि इंटीरियर में, या मतलब गांव देहातों में, मैं इंटीरियर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, गांव देहातों में जो राशन तकसीम किया गया है, वो आपके पास कुछ खबरें पहुंची होंगी जी? अच्छा चले आप बता दें कि किस किस्म क्या उन्हें पहुंचाया गया। कुछ वीडियोस जो मैंने वीडियो देखी है, उसमें लोग वो क्लेम कर रहे हैं कि 1 पाव चावल, आधा किलो आटा और एक 20 रुपए वाला घी का पैकेट। शर्म नहीं आई इन लोगों को? हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए, मगर मुझे बताएं कि हुकूमत की जानिब से अभी तक
कुछ ऐसे मुझे कुछ वाज़ेह तौर पे इलाके नजर नहीं आए कि जिन्होंने जहां पे कह दिया कि देखें हमने इतने % एरिया कवर कर लिया इतने दिनों में। कोई रोटी का मामला है, कोई बिजली के बिल का नहीं है महीने में 1 दफा आना है, ये 3 दफा इंसान जो है वो खाना खाता है दिन में। और वो क्या, मुझे उस दिन कुछ एक साहब हैं, उनका मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास सैलानी वाले साहब आते हैं तो ये कुछ लोग हैं इनकी मदद करवा दें। मैंने कहा यार मैं क्या कहूँ उन लोगों को, आप उनका ये तरीकाकार है, आप फोन करें वहां पर कर लें। वहां पे उन्होंने फोन किया हुआ है, 2 दिन लग जाएंगे इस सारे काम में, उनकी गाड़ी आएगी तब देगी, तब तक वो भूखे बच्चे क्या करेंगे, वो तो भूख से बुरा हाल हो रहा है उन लोगों का। मुझे इस कदर वो हुआ, मैंने कहा ओके छोड़ दो तुम, जो उसका ऑल्टरनेट था वो हमने वो किया। और मगर मैं सिर्फ ये बात बताने का मकसद ये है कि इस तरह की कितनी फैमिलीज और हैं, कितने इस वक्त बच्चे दूध की वजह से, उनके घर में जो बूढ़े जो हैं वो रोटी की वजह से, और उनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, कितने लोग हैं। उन सबको जब अगर तो रियासत की तरफ से उम्मीद रखेंगे तो फिर तो आधे लोगों को भूख की वजह से मरना पड़ेगा। ये रफाही इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं इसमें, उसमें बताइए मुझे कि क्या सारा कुछ रफाही इदारों पे ही छोड़ दिया जाए, किस तरह इस जंग से निकलेंगे? नहीं, ये आइडियल सिचुएशन तो नहीं कि रफाही इदारे एनजीओ इस मामले को टेकअप करें, लेकिन फिर हम जब अपने गवर्नमेंट इदारों की तरफ देखते हैं तो उनका हाल भी हमें पता है। और ये फलसफा फितरत है कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी जिसको हम कहते हैं वो भूख और अफलास है। जब इंसान भूख के दर्जे पे होता है तो वो अपने सारे अखलाकियात, सारे तमद्दुन, सारी तहजीब सब भूल जाता है, सब कुछ छोड़ जाता है और वो झपटता है खाने की तरफ। उनके पेट कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान से काम कराता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हमें ये अब गौर करना चाहिए ना, हमारा जो मुल्क है वो कोरोना के बॉम्ब के साथ साथ एक और बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है जो किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता पड़ जाए, वो है पैनिक का बॉम्ब, अफरा तफरी का बॉम्ब, नफ्सा नफ्सी का बॉम्ब, कि जब लोगों तक खाना खुराक नहीं पहुंचे तो वो पैनिक करके मामला खराब हो जाए। अच्छा मुझे ये बताइए कि इससे किस तरह हम निकल पाएंगे? मतलब ये जो अफरा तफरी वाली जो सूरत हाल है, और भी सोशल मीडिया पे भी हम लोग अजीब अजीब किस्म के जो है ना वो तमाशे लगा रहे हैं, माफी चाहता हूँ मैं, अजीब अजीब किस्म की अपने नजरियात को लेके और एक उन्हें हवा दे रहे हैं। इस बारे में हम किस तरह हमें लड़ना है इस जहालत के साथ भी, जरा ये बताइएगा। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। प्रोफेसर सलमान राजा हमारे साथ मौजूद हैं और कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से और इस वबा से बचाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहैसियत पाकिस्तानी हमें क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो हम इससे पहले कि वो बात करें सोशल मीडिया वाली साइट पर, जिसका हमने इस दफ़ा एक वो लिंक दिया था, जो बात हम पहले कर रहे थे वक्फे से पहले, ज़रा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम जिस तरह मैंने ये कहा था कि हम मुख्तलिफ तबकात में इस वक्त बटे हुए नज़र आ रहे हैं ज़हनी तौर पे, ठीक है। वो लोग एक तो 5 करोड़ के करीब जिनका वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इशारा किया, जिनकी तरफ 25% आबादी जिनको भूख की वजह से वाकई बहुत परेशानी है, 2 वक्त की रोटी उनके लिए मसला है। तो जब काम बंद हो जाएगा वो रोटी कहाँ से कमाएंगे? अब उनको स्टेट जो है वो संभालेगी। आपने कहा कि स्टेट भी अगर नहीं संभाल पा रही तो ये स्टेट का फेलियर है, ठीक है, रियासत का फेलियर है। अगर अवाम भी नहीं कर पा रहे तो अवाम का भी बेहद फेलियर। अवाम जो है, हम इनसे उम्मीद रखते हैं इस वक्त। स्टेट के लिए 5 करोड़ लोग हैं, मेरे लिए 5 करोड़ लोग नहीं है, मेरे लिए शायद 1 बंदा है या 2 बंदे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो हम लोग सब मिलके किस तरह काम कर सकते हैं, जरा थोड़ा सा उस बारे में गाइड कीजिएगा। देखिए, पहले तो आपका ये सवाल फहीम कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे जो हर इंसान जहनी तबकों में बटा हुआ है, आपने सही फरमाया। पहले तो हमें अपना जात अकेले इंडिविजुअली अपने आप को रख के इस सारी सिचुएशन में रख के हमें मवाजना करना चाहिए। इसमें वो 5 करोड़ लोग भी शामिल है जिन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, बहुत क्लियरली मैं ये बात कर रहा हूँ। उनको भी सोचना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगियों में ऐसा क्या गलत किया, हमने क्या चीज मिसमैनेज की, हमने क्या चीज का मामलात को सही नहीं लेके चले जो हम इस स्टेज पे खड़े हुए। जो एक मजदूर है वो डेली दिहाड़ी करता है ना, तो वो भी अपने मामलात को बेहतर लेके चल सकता है उसी आमदनी के अंदर, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे वो बहुत अक्ल फहम की गुफ्तगू करेगा या समझदारी का मुजाहरा करेगा, लेकिन उसको भी गौर व फिक्र, इतना कॉमन सेंस हर इंसान के पास होता है, उसको गौर करना चाहिए। और जो उससे ज़्यादा बेहतर मुखय्यर तबके के हजरात हैं उनको भी गौर करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने एक 15-20 दिन, महीना एक मौका दिया है आपको अपनी ज़ात को का मवाजना करने का।
आपकी जिंदगी बिल्कुल हॉल्ट पे आ चुकी है, बिल्कुल रुक चुकी है, ठहर चुकी है। आप जिस दौड़ में भागे जा रहे थे, जिस मादियत के पीछे मरे जा रहे थे, वो सब अल्लाह ने एक थोड़ी देर के लिए रोक दिए। और अब आप गौर कीजिए, आप जिंदगी में क्या सही कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे। बहुत सारी चीजें जहां इसके एक नेगेटिव इफेक्ट सामने आए हैं इस बीमारी के, वहाँ बहुत सारे पॉजिटिव्स भी इसमें से निकाले जा सकते हैं। वो ये कि हमें ये एहसास हो गया कि हर वक्त बाहर बाहर का खाना खाना बंद कर देने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जंक फूड के बगैर जिंदा रह सकते हैं हम लोग बहुत पेट्रोल फूंक रहे थे बार बार गाड़ियों में भर भर के, जो घूमते फिरते थे, वो सब भी रुक गया, उससे जिंदगी खत्म नहीं हो गई। फैमिली के साथ वक्त गुजारना से कल भी सुकून मिलता है, जहनी सुकून मिलता है, ये भी हमें समझ में आया। दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे हैं लोग, वीडियो कॉलिंग करके बातचीत कर रहे हैं, अच्छे वक्तों को याद कर रहे हैं। लोगों के अंदर जज्बा खिदमत इंसानियत बेदार हो रहा है, जिन लोगों में नहीं था। बहुत से लोग हमने देखे जो झंझोड़ दिए गए अंदर से, उनका ज़मीर झंझोड़ दिया गया और उनको फिक्र हो रही है। तो ये तब्दीलियां इंसानों की जिंदगी में आ रही हैं और हर कोई इंसान बैठ के इस चीज का मुआवजा करे और बेहतर रुख पे जा सकता है। दूसरी बात कि ये जो अच्छा, एक चीज मैं इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो लोगों के हवाले से बात हो रही है, हम सब के हवाले से, तो आपको भी यकीनन कहीं ना कहीं से कॉल आई होगी या आप किसी को जान रहे होंगे कि जनाब यहाँ इन साहब को मदद की ज़रूरत है, हमारी गली में हमारे मुलाजिम या हमारे वो, तो उनको रास्ता ज़रूर दिखाइए, उनको जिस जानिब जहाँ से उनकी मदद हो सकती है आप वो रास्ता बिल्कुल ज़रूर दिखाइए। आपका फ़र्ज़ है, मगर इससे पहले भी आपका एक फ़र्ज़ है, आप रास्ता तब दिखाइए जब अपनी तरफ से आप पूरा काम कर चुके हों। आप खुद जो कर सकते हैं उनके लिए, जो भी कर सकते हैं, पहले आप वो खुद कीजिए। जब आपका रोल प्ले हो जाए उसके बाद उसे उन लोगों की तरफ भेजिए, क्योंकि ये रिफाही इदारे जिन्होंने लाखों की तादाद में लोग मतलब लाखों घरों में राशन पहुंचाने, उनके लिए भी कोई इतना आसान काम नहीं है इस वक्त जो है 5 करोड़ लोगों से निमटना। तो प्लीज खुदारा सारे सीरियस हो जाएं इस मामले में। जब तक हम लोग सीरियस होके इस बारे में नहीं सोचेंगे तब तक इस मसले का हल नहीं निकल सकता। इस दुनिया में हजारों अमवात कोरोना वायरस से हुई हैं, यहाँ पे उससे भी कई बड़ी तादाद में लोग भूख से मर सकते हैं। माफी चाहता हूँ, वह एक बड़ा एक मुश्किल सा वक्त है, इसमें हम सबको मिलके काम करने की जरूरत। मैं आपकी बात में फ़हीम बिल्कुल ये ऐड करना चाहूंगा कि ये वक्त है अपने इंसान होने के सबूत देने का। जानवर अपना सोचता है, अपने लिए खाने का इंतजाम करता है। इस वक्त आपके घर में अगर खाना पका है तो एक वक्त का खाना अपने गली में जो गार्ड बैठा हुआ है, जो आपके जो गरीब हजरात आपके इर्द गिर्द है, बहुत सारे आपको मिलेंगे, सब्जी की रेडी लगा रहा है बेचारा, वो भी है। शेयरिंग इज केयरिंग। ये वक्त है अपने इस्तिताअत को पैदा करने का, अपनी इंसानी इस्तिताअत को बढ़ाने का। तो बहरहाल आप हाँ सही है, हम पूरे उन्हें हफ्ते का महीने का उन्हें खाना नहीं दे सकते। अरे कुछ नहीं कर सकते ना यार, आप एक दिन का भी खाना नहीं उन्हें पहुंचा सकते। तो एक वक्त का खाना जो आपने पकाया, अपने लिए चावल पकाया, थोड़े से ज्यादा पका के वो तो आप देगची में दे सकते हैं ना, थैली में डाल के, ये ले जनाब ये हमने पकाया, एक अच्छे जेस्चर के साथ के। मतलब हमें आप वाली बात कि हमें अपने अंदर का जो जज्बा इंसानियत है ना उसको जगाना पड़ेगा, वरना ये मसला इंसानियत का है, वरना शिकस्त है, वरना कुछ नहीं है इसके पीछे। जब तक वरना शायद कोरोना तो गुजर जाए लेकिन इंसानियत मर जाए। इंसानियत मर जाए, आप सही फरमा रहे हैं। ओके, एक चीज मैंने और सोशल मीडिया के हवाले से जो हमने बात की थी, सोशल मीडिया पे लोग मनफी बातें और बिला वजह की तनकीद के ऊपर अपना वक्त गुजार रहे हैं, अपना जो क्वारंटाइन है वो इस तरह गुजार रहे हैं। नंबर 2, एक नजरिया और भी है वो इस हवाले से कि जनाब दज्जाल आने वाला है, मसीहा आने वाले हैं और इमाम मेहदी आने वाले हैं, क़यामत आने वाली है। तो ये इस किस्म के जो ख्यालात हैं, इनमें कहाँ तक दलाइल नजर आते हैं, हकायक नजर आते हैं आपको? देखिए फ़हीम, ये थोड़ा सा तवील वक्त तलब जवाब है, लेकिन हम उसको मुख्तसर किए देते हैं कि किसी भी मसले को देखने का ना एक रुख नहीं होता। ये जो सारा मसला है, इसको हमने देखा सोशल मीडिया पे भी, और गुफ्तगू जब मेरी होती है अहले इल्म से, तो हर कोई जो है अपने नज़रिए से इसको देखता है और उसकी जो इल्म है उसी से देखेगा। कोई इसको मजहबी नज़रिए से देख रहा है, कोई इसको साइंसी नज़रिए से देख रहा है स्ट्रिक्टली, कोई इसको रूहानी नज़रिए से देख रहा है, कोई इसको फ़लसफियाना नज़रिए से देख रहा है, कोई इसको सियासी नज़रिए से देख रहा है, कोई इसको माशी नज़रिए से देख रहा है, कोई इसको अखलाकी नज़रिए से देख रहा है। ये सारे नज़रियात अपनी जगह बरहक हैं और सब अपने अपने नज़रिए से सही हैं, लेकिन ट्रू पिक्चर जब आएगी, जब आप उसको सारे नज़रियात से मिलकर देखें और उसको वही शख्स देखने के काबिल होगा जो इन सारे उलूम पर दस्तरस रखता है, इन सारी रुख पर
नजरसानी कर सकता है। कि कोई एक रुख को पकड़ के नहीं बैठा हुआ जो आदमी। एक रुख को पकड़ के बैठ जाए तो वो एक्सट्रीमिज्म कहलाएगा, या कह लीजिए शिद्दत पसंदी कहलाएगी, मैं बस यही है, और वो दूसरों के ऊपर इम्पोज करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने फरमाया कि दज्जाल आने वाला है, एक कॉन्स्पिरेसी ये भी चल रही है, ये चल रही है, ये अमेरिका ने या चाइना ने प्लान किया है, ये भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इसके अपने दलाइल और अपने फैक्ट्स हैं, बिल्कुल सही। एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि जी इमाम मेहदी आने वाले हैं और जी कयामत करीब हो गई है। मैं सब हजरात से जो कह रहे हैं, मैं उनसे डिनाई नहीं कर रहा उनको, इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी अपने अपने रुख से, कोई ना कोई हकाइक होंगे इसमें, लेकिन सारे हकाइक भी नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। ये भी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि कयामत दूर है, अल्लाह करीब है। दज्जाल बाद में आएगा, इमाम मेहदी आना बरक है, दज्जाल आना बरक है, वो मजहबी हमारी तालीमात है, वो सब होगा, लेकिन वो अभी आया नहीं है। हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आएगा, लोग जो समझ रहे हैं। उसके आने से पहले क्या आ रहा है? बीमारी आ गई है, इंसानियत का टेस्ट आ गया है। इसको पहले अल्लाह को पकड़िए, अल्लाह से ताल्लुक कायम अल्लाह करीब है, अल्लाह से माफी मांगिए और सही इंसान बन जाइए। पंजाबी जो कहते हैं बंदे दे पुत्र बन जाओ। ठीक है, टाइम आ गया, लो एक वक्फे का वक्त भी आ गया। थैंक यू सो मच सलमान साहब, आप तशरीफ लाए, एक बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही आपसे। यकीनन हमने इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी जिंदगी की तरतीब थोड़ी सी बेहतर करने का हमें मौका मिला होगा। एक वक्फे के बाद आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होती है कहीं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और जहां हम बात करेंगे लॉकडाउन और कानून और सजाओं के हवाले से, इस बारे में बात होगी। मगर उससे पहले एक हमारा छोटा सा एक सेगमेंट है हेल्थ टिप्स के नाम से, तो आइए चल के पहले वो देखते हैं, फिर आके इस मौजूद पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शहरियार पाशा और आज के प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में हम बात करेंगे ज़्यादतीज़ पे, जो एक इंतहाई अहम मसला है और पूरी दुनिया में लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के अंदर तब्दील हो जाता है, जिसके बाद हमारे जिस्म में मौजूद लबलबा यानी पैनक्रियाज में पैदा होने वाला हार्मोन इंसुलिन हमारे जिस्म के खलियात को हिदायत देता है कि वो इस ग्लूकोज को जब्स कर लें ताकि तवानाई हासिल हो सके। ज़्यादतीज़ तब लाहक होता है जब इंसुलिन मुनासिब मिकदार के अंदर पैदा ना हो या इसकी काम करने की सलाहियत मुतासिर हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शक्कर शामिल होना शुरू हो जाती है और हम आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादतीज़ की तरफ बढ़ते जाते हैं। ज़्यादतीज़ साथ रहने वाली एक ऐसी तिब्बी हालत है जिसकी मैनेजमेंट इंतहाई अहम है। इससे बहुत सी पेचीदगियाँ लायक हो सकती हैं, तो आपको ख्याल रखना है कि आपको ऐसे सिम्टम्स पैदा ना हो जिससे ज़्यादतीज़ आपको होने वाली हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादतीज़ से बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। इसमें दिल का दौरा पड़ना, नाबीना होना, गुर्दों का फेल हो जाना या माजूर हो जाना भी शामिल है। ज़्यादतीज़ दुनिया में एक बढ़ता हुआ बहुत अहम मसला है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया के अंदर इस वक्त इससे 42 करोड़ 22 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी इससे मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक फर्द इससे मुतासिर है। दुनिया में भी आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इसकी तादाद 40 साल के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा हो गई है। इससे कैसे बचा जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए, और अगर आपको ज़्यादतीज़ हो गई है तो अपनी तर्ज ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकें, हम इस पे बात करेंगे। ज़्यादतीज़ की बहुत सी अलामत हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम अलामत जो हैं वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आप बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं, मामूल से ज़्यादा आपको पेशाब आने लगता है, ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त ज़्यादा थकन महसूस होती है, नज़र धुंधली हो जाती है या फिर आपका ज़ख्म देर से बढ़ता है। ज़्यादतीज़ का ज़्यादातर इन्हिसार जीनियाती और मौरसी अवामिल पर होता है, लेकिन आप चुस्त तर्ज ज़िंदगी और अपनी ग़िज़ाओं को मैनेज करते हुए ज़्यादतीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, प्रोसेस्ड फूड और मशरूबात से इज्तनाब करें। अपनी चुस्त तर्ज ज़िंदगी के लिए सुबह की वॉक और पैदल चलने को अपनी आदत बनाएं।
इसके साथ साथ अपने फूड में कुछ ऐसे ग़िज़ाएं शामिल करें जिनके अंदर विटामिन भरपूर होते हैं। अपने तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में चुस्त रहिए, चीनी से इज्तनाब कीजिए और बेहतर ज़िंदगी गुजारिए। मुझे उम्मीद है कि आज की हेल्थ टिप्स आपको समझ आई होंगी और इन पर अमल करके आप अपनी सेहत को बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। दोबारा हाजिर होंगे हेल्थ टिप्स के साथ। शुक्रिया। जी दोस्तों, हेल्थ टिप्स आपने देखी और अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा लॉकडाउन, कानून और सजाएं। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर कानून जनाब एडवोकेट लियाकत अली खान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र फ़हीम भाई, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए कि आपकी फैमिली में, आपके स्टाफ में, लोगों में जिनको आप जानते हैं, सब महफूज है माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब महफूज हैं और अपने घरों में हैं सब जो है ना, और हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए हुए हैं सब जो है ना, बिल्कुल सही है। और आइसोलेशन के अंदर हैं, सब अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कोर्ट्स खुले हुए हैं तो हम अपने रूटीन के मुताबिक डेली कोर्टों में जा रहे हैं और अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। जो इमरजेंसी वर्क है वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपने घरों को वापस आते हैं। अच्छा, अदालतों में वैसे क्योंकि अदालतें खुली हुई हैं इस वक्त और ये कुछ शोबे जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उसमें एक शोबा ये भी है, तो मुझे बताइए कि अदालतों का जो अहाता है वहाँ पे क्या हिफाजती इक़दाम हैं, थोड़ा सा इस बारे में हमें गाइड करेंगे आप? देखें, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अदालतें देखें, कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बड़ी अहम होती हैं। कराची में अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, 4 डिस्ट्रिक्ट तो आपके जो है ना बिल्कुल शहर के दरमियान में है, जहाँ पर लाखों की तादाद में जो है ना लोग वहाँ पर आते हैं अपना इंसाफ लेने के लिए। उसके बाद आपकी हाई कोर्ट्स हो गई, स्पेशल कोर्ट्स हो गई, इसके अलावा फिर मलीर कोर्ट हो गया। देखिए, अदालतें तो खुली हैं जब से ये कोरोना का मसला चला है। आपने देखा कि पूरे शहर में या पूरे मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया में लॉकडाउन का जो मसला हुआ है, उसके बाद अदालतों में तो ऐसे कोई हिफाजती इक़्तिदामात नहीं किए गए और ना ही अभी तक हमें नज़र आ रहा है। बस ये है कि लोगों को रोक दिया गया है और केसेस की जो प्रोसीडिंग है उसको स्टॉप कर दिया गया है और तारीखें मिल जाती हैं हमें जो है जो अर्जेंट मैटर्स हैं, जैसे बेल एप्लीकेशन है या और कोई इशूज़ हैं जो अर्जेंट इशूज़ हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसके अंदर वहाँ पर सुने जाते हैं और स्टाफ डेली की बुनियाद पर आता है, जजेस भी डेली की बुनियाद पर आते हैं। वहाँ पर जो अर्जेंट मैटर होता है वो करते हैं और बाकी अपना जो टाइम है, जो उनके पेंडिंग काम है अपने जो ना चैम्बर्स वर्क के जो ना, वो फिर बैठ के वहाँ पे किए जा रहे हैं। सही, ठीक है सर, इस बारे में बात करेंगे हम। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तानी कानून में दफ़ा 188 क्या है? ज़रा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिए। हम बहुत सारे लोग इस हवाले से नावाकिफ़ हैं कि क्या है ये। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपने हिफाजती इक़दामात की बात की, उस हवाले से बात करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने कहा कि क्या हिफाजती इक़दामात किए गए। देखिए, वहाँ पर अभी भी लोग आ रहे हैं कोर्ट्स के अंदर जो ना, जो पुलिस लोगों को अरेस्ट करती है उनको रिमांड के लिए पेश किया जाता है, तो वहाँ पर स्टाफ आ रहे हैं, जो बुकला आ रहे हैं या जो पब्लिक आ रही है, उनकी अभी तक कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही। वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर मौजूद नहीं है जो गेटों के ऊपर खड़ा हुआ हो और वहाँ पर टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए टेम्परेचर भी चेक नहीं। हाई कोर्ट के अंदर कुछ दिनों से हो रहा था, अब हाई कोर्ट के अंदर भी जो ना नहीं हो रहा। और एंटीबैक्टीरियल स्प्रेज वगैरह, कुछ सैनिटाइजर्स, कुछ नहीं, बिल्कुल सरकार की तरफ से सब लोग मास्क पहने हुए हैं और अपनी हिफाजत जो है ना वो खुद कर रहे हैं। और लेकिन ऐसा कोई हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई डॉक्टर्स या उनका कोई टेम्परेचर चेक करने वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ पे। अब जहाँ तक आपने बात की 188 की, देखिए 188 ये है कि जैसे कोई हुकूमत वक्त जो है, अब जैसे उसने लॉकडाउन किया और पूरे सूबे के अंदर एक इमरजेंसी उन्होंने नाफिज की, एक उन्होंने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स जो है अपने घरों से नहीं निकलेगा जो ना। अगर आप इस हुक्म को अगर कोई शख्स वायलेट करता है, जैसे कोई होटल खुला हुआ है, होटल के अंदर कोई मजमे में लोग बैठे हुए हैं या डबल सवारी की और पाबंदी है, लोग उसको वायलेट करते हैं, एक शख्स मोटरसाइकिल पर जा सकता है, 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना ये आप उसकी हुकूमत वक्त की हुक्म की जब हुक्म अदूली करते हैं या उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके ऊपर फिर कानून हरकत में आता है और पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 188 जो है उस शख्स पे अप्लाई होती है। उसके खिलाफ फिर इलाका SHO जहाँ पर ये जुर्म हो रहा है, बिलफर्ज अगर किसी जगह पे कोई डबल सवारी पे जा रहे हैं लोग, जिस एरिया के अंदर जा रहे हैं उस एरिया की पुलिस को ये इख्तियार है कि उस शख्स को गिरफ्तार करे
उसकी फर्द गिरफ्तारी बनाए और उसको थाने में लेकर जाए, उसके खिलाफ 188 की FIR दर्ज करे सरकार की मुद्दत में, और उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया जाए और अदालत फिर जो है उसको जमानत पर रिहा करेगी या उसको जेल भेजेगी, वो फिर कोर्ट फैसला करेगी। ठीक है, अदालतें तो आपने कहा कि बहुत ज़रूरी केसेस को देख रही है, तो क्या इस तरह के जो केसेस जो बन रहे हैं अदालतें उनके लिए खुली हैं? जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे कराची शहर से जो है ना रिमांड भी लाए जाते हैं, पुलिस वहाँ लेकर आती है और वहाँ पर हम अदालतों में पेश होते हैं और अदालतें ऐसे लोगों को जो है ना ज़मानतें भी दे रही हैं और ज़मानतें भी दी जा रही हैं, क्योंकि जेलों के अंदर भी जो है ना वो काफ़ी खुलबली मची हुई है। आपने देखा कि जिनके प्यारे जेलों के अंदर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो है ना वो उनकी भी ज़मानतें हो जाएं। अपने वकीलों से रब्ता किया, वो दरखास्तें उनकी भी दाखिल की जा चुकी हैं और अदालतों में भी थोड़ी सी नरमी जो है ना इख्तियार की जा रही है, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि आपने देखा कि अगर किसी शख्स को लग जाए और वो जेल में चला जाए तो वहाँ पे फिर तो पूरी जेल के अंदर जो है फैल जाएगा। जब हम बाहर यहाँ पे हम एहतियात कर रहे हैं, मास्क पहनते हैं, अपने घरों से नहीं निकलते, होटल पर नहीं जाते, पब्लिक गैदरिंग के अंदर नहीं जाते। आपने देखा कि इवन मस्जिदों को भी जो है ना वो पिछले जुमे जो है ना वो इत्तमात जो थे नमाज जुमा के, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गवर्नमेंट ने। तो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको क्या किया है इन्होंने? वो देखिए उलमाए कराम के ऊपर छोड़ दिया है या कुछ वाकई जिनको सजाएं भी हो रही हैं या जमानतें हो गई हैं, जुर्माने हो गए हैं, किस तरह इस सारे सिचुएशन को देखा जा रहा है? देखिए अगर जो FIR दर्ज होती है उसके ऊपर तो बाकायदा पहले ये लेकर आते हैं, उनको जमानत पर रिहा किया जाता है, 5,000 रुपए की जमानत ली जा रही है वहाँ पे। ठीक है। और वो भी रिलीज होने के बाद जो है पुलिस उसमें एक चार्जशीट तैयार करती है। वो जब चार्जशीट आएगी कोर्ट के अंदर उसके बाद फिर जो है वो जुर्माना या फिर सजा या ट्रायल जो है ना उसकी उस वक्त की बात है। इस वक्त जो सूरत हाल है रोडों के ऊपर आप देखें कि पुलिस आपके हर जगह मौजूद है, हर नाके पे मौजूद है, हर सिग्नल पे मौजूद है। वहाँ पर ना सिर्फ जो है वो लोगों की तजलील भी की जा रही है, उनको लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, उनको मारा भी जा रहा है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। अगर बेलफर्ज आपके घर में कोई मरीज है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं और वहाँ पर आपके पास कोई रिक्शा नहीं मिल रहा, आपको जाना, आपको कोई टैक्सी नहीं मिल रही है, तो आप अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो आपको आगे उठा के बंद करते हैं जो ना, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे जो ना? आप कम से कम लोगों की इमरजेंसी की सूरत में आप कोई ऐसा इंतजाम तो करें मुतबादिल जो है ना, कि अगर किसी शख्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उसको कोई इमरजेंसी जाना पड़ता है, तो वो किस तरीके से जाएगा जो ना? यानी कि आप रेस्क्यू का बंदोबस्त करके फिर ये अगर कानून नाफिज करें फिर समझ आता है। अब अगर आप कहें जी मोटरसाइकिल पे आप सफर नहीं करें, अब बहुत सारे लोग आपको पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर वो पैदल जाते हैं उनको वहां पे रोक लेते हैं, उनको बिठाया हुआ है वहां पे जो ना, उनको उठा के केसेस में बंद कर देते हैं। ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आके मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या पुलिस के पास लाठीचार्ज का इख्तियार है ये लॉकडाउन की सूरत हाल में? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वैसे हमारे यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल बेहतर नजर आ रही है। जब पड़ोसी मुल्क की जो वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं हम लोग के, ऐसा भी होता है। खैर जनाब, एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो इस बारे में बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हम लॉकडाउन के हवाले से, कानून और सज़ाओं के हवाले से बात कर रहे हैं। लियाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो एडवोकेट लियाकत अली खान साहब से हम इस हवाले से ज़रा मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। मुझे ये बताइए कि पुलिस और हमारे जो फोर्सेस हैं ये बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही हैं इस वक्त लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए, कि लोग अपने घरों में बैठे रहें। तो इन्हें नरमी से और सख्ती से दोनों तरीके से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये मतलब कानून के बाद दफ़ा 188 ये सख्ती का एक पहलू ये है, और नरमी का वो एक आपसे पूछते हैं कि जनाब आप किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या पुलिस के पास इसके अलावा लाठीचार्ज का इख्तियार भी है? देखिए लाठीचार्ज का इख्तियार तो बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद कुछ वीडियो वायरल हुई, हमने देखा जी हाँ, सोशल मीडिया के अंदर, जहाँ पर जो है लड़कों को जो मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं या अपने किसी काम के लिए जा रहे हैं, उनको लाइन में खड़ा करके उनको मुर्गा बनाया गया। हाँ। उसके बाद उनको तशद्दुद स्कूल का जमाना याद आ गया वैसे, मुर्गे देख के ना इन्हें बड़े अच्छा। तो उसके बाद जो है इसके ऊपर बाकायदा एक्शन हुआ और हमने देखा कि जो SHO जिस SHO के इलाके के अंदर हुआ उस SHO को मुअत्तल किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और बाकायदा IG साहब की तरफ से भी अहकामात दिए गए कि इस तरह के जो है वो मार कुटाई जो है ना, मुर्गा बनाना, लोगों की तजलील नहीं करें जो ना, और उनको बड़े प्यार मोहब्बत से समझाएं। अब मैं समझता हूँ, देखिए ये लोग भी हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं और हमारे देखिए रेंजर वाले खड़े हुए हैं, रेंजर की कोई ऐसी शिकायत नहीं आ रही, रेंजर वाले रोकते हैं।
अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ, मुझे उन्होंने कई दफ़ा रोका, उन्होंने कहा जी चलें ठीक है आप वकील हैं आप जा रहे हैं तो आपने मास्क नहीं पहना हुआ, मास्क पहनने हैं, बड़े तरीके से होते हैं। ठीक है, हम भी समझते हैं कि वो हमारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं। और देखिए ये 2-4 दिन की बात है, बहरान है। देखें जहाँ हुकूमत पूरे अपनी हुकूमती में लगी हुई है पूरी जो है ना इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए, डॉक्टर्स लगे हुए हैं और अपना पूरा बिजनेस बंद पड़ा हुआ है लोगों का जो है ना, तो ये यकीनन इसके अंदर एक वबा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो है ना हुकूमत इस पर काबू पाएगी और इससे छुटकारा हमें मिलेगा। लेकिन साथ साथ जो है ना हमें हुकूमत के साथ साथ जो है ना आवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी है और उनके मसाइल को देखना बहुत ज़रूरी है। और ये उस वक्त कामयाब हो सकता है जब आवाम उनका साथ देगी। लेकिन उसके लिए आप ये देखें ना कि आप 2 हफ्ते से बंद करके बैठे हुए हैं, आपके पास होटल सब बंद हैं, आपके पास कोई मजदूरी नहीं कर सकता है, आपके पास कम से कम जो है कोई ऐसा तो करें कि 1 घंटा 2 घंटे कोई ऐसी जो है ना एक कर्फ्यू जो है हटा लें। आप कहें जी 1 घंटे के लिए दुकानें खुलेंगी, जिस शख्स को अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेनी है आप ले लें जो ना। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है जो ऐसा नहीं है, कम से बेसिक नीड्स की जो उसकी तो वो आज भी स्टोर्स खुले हुए हैं। मैंने कल देखा है कि रेंजर्स वाले आ रहे हैं, वो उन स्टोर्स पे, उन मार्ट्स पे जहाँ पे ये सब्जी की दुकान है, वो गोश्त की दुकान है, या वो दूध की दुकान है, या तो परचून की दुकान है, वहाँ पे उन्होंने एक स्प्रे से दायरे लगा के गए बड़े बड़े कि आप एक वक्त में इतने लोग स्टोर के अंदर होंगे, बाकी जो है वो वहाँ पे ये दूर दूर इन दायरों में लाइन में खड़े होंगे। तो इस तरह का काम तो ये कर रहे हैं, ये तो हो रहा है और ये दुकानें खुली भी हुई हैं। मगर बात ये है कि वो लोग जो मजबूरन घर से निकल रहे हैं या किसी रीजन की वजह से निकल रहे हैं, क्या उनको भी इसी तरह जो है उनके ऊपर भी ये FIR दर्ज हो सकती है? देखिए FIR तो किसी के ऊपर भी दर्ज हो सकती है और कहीं पे ये तो छोड़ देते हैं, कहीं पे जो है ना अगर कोई तलख कलामी हो जाए तो हमने देखा है कि ये खुद जो है पुलिस वाले अपने कानून को हाथ में लेते हैं, उस शख्स को जाके उठा के बंद करते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं, बेशुमार ऐसे लोग शिकायतें लेकर आए हैं, लोगों को अरेस्ट करके जुर्माने भी लगाए गए जो है ना। और देखें आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएं। अब बिलफर्ज अगर किसी शख्स को कोई मरीज़ लेकर जा रहा है, हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, आप उसको जाने दें। आप अगर उसके किसी अजीज़ के साथ कोई मसला होगी आप उसको छोड़ दें, लेकिन वो छोड़ते भी नहीं है ना। आप निकलते हैं घर से बड़ी कोशिश करके, पहली बात तो ये आप निकल नहीं सकते। आप जैसे घर से उतरे आपके घर के बाहर नाका लगा हुआ है, आपको वहाँ से नहीं जाना। अगर आपने वहाँ से उसको क्रॉस किया तो आके आपको हर जगह नाके मिलेंगे। 1 किलोमीटर बाद फिर पकड़े गए आप, फिर आपको रोक लेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो दिन के टाइम में खासतौर पे, जैसे अभी उन्होंने कहा जी 8 से लेके जो है वो शाम 5 बजे तक जो है ना आप अपने जो भी काम है करके आ जाएं, उसके बाद आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, लोग उसको पर अमल कर रहे हैं, सब लोग 5 बजे से पहले चले जाते हैं। देखें ये इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना हुकूमत को चाहिए कि नरमी थोड़ी सी इख्तियार करे। ठीक है, और बाकी जो ज़रूरियात की दुकानें हैं उनको भी खुलना चाहिए। मगर अभी तो एक सोच तो ये भी है, एक पूरी फिक्र जो है वो इस तरफ भी बात कर रही है कि सख्ती होनी चाहिए, थोड़ी और सख्ती करनी चाहिए। क्योंकि मुझे पहले आप इस बात का जवाब दें कि क्या अवाम लॉकडाउन पे अमल कर रही है? नहीं कर रही ना। तो अब मुझे बताएं, एक तरफ ये नरमी है और एक तरफ लॉकडाउन पे अमल भी नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं लॉकडाउन होना भी नहीं चाहिए, सूबाई हुकूमतें कह रही हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। तो ये इतनी सारी सूरत हाल में अवाम की अपनी भी एक राय है। अवाम जो है वो जब अमल नहीं कर रही है, अगर इनको जबरदस्ती अमल करवाना है तो फिर क्या तरीकाकार होगा? जेलें भरेंगे? जेलों में जगह है आपके पास? मेरे ख्याल में आपका आधे से ज्यादा कराची तो मेरे ख्याल में लोगों के खिलाफ FIR कट चुकी है और आधे से ज्यादा लोगों के जो है ना वो FIR कट चुकी है, उनके CRO हो चुके हैं जो है ना, और कोई ऐसा शख्स नहीं बचा हुआ जिसके खिलाफ FIR नहीं हो। 188 की FIR है, लोगों के खिलाफ बहुत सारी दर्ज हो चुकी है। लोगों को जुर्माने रोजाना की बुनियाद पर 200, 250, 300। देखिए मैं आपको बताऊं, आप अभी भी जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर देखेंगे तो आपको सैकड़ों मोबाइलें आई होंगी, सैकड़ों लोग आए होंगे जिनके ऊपर 188 की खिलाफ वर्जी की FIR हैं। कोई मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहा है, कोई गाड़ी के ऊपर जा रहा है, किसी की बसें बंद कर दी हैं, किसी के जो है ना वो मोटरसाइकिल बंद कर दिया है। बेशुमार लोग हैं जिनके डेली की बेसिस के ऊपर जो रिलीज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया आपको दिखा रहा है कि सिटी कोर्ट के अंदर एक HBL बैंक है, वहाँ जहाँ पर छोटी के लिए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लोग बनाते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे लोगों की लाइन लगी होती है अपने प्यारों को छुड़ाने के लिए। कि इतनी ज़्यादा मतलब है जो है ना वो अदालतों को बर्डन है। अगर मैं समझता हूँ कि आप उनको वक्ती तौर पे जुर्माना लगा के छोड़ दें, आप FIR दर्ज नहीं करें जो है ना, उसको वार्न कर दें कि दोबारा जो है ना वो उसकी खिलाफवर्जी नहीं करेगा, आप उसके ऊपर FIR दर्ज करके, एक FIR दर्ज करने का मकसद ये है कि आपकी पूरी फैमिली परेशान, आप उस शख्स को उठा के लेके जाते हैं, उसको थाने में रखते हैं, थाने में रखने के बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन अफसर डिप्यूट होता है, वो उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करता है। पूरा दिन वहाँ पे जो है ना वो शख्स कोर्ट में जाता है, वहाँ वकील करना पड़ता है, उसकी फैमिली फिर भी तो सफ़र करती है।
वो जमानत रखवाते हैं, उसकी जमानत आगे जज मौजूद है नहीं है, वकील है नहीं है, 10 चीजें हैं जो है ना, वो शख्स को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो क्या इससे तो जो है ना वो लोगों को और जो है ना परेशान किया जा रहा है। पहले रोजगार नहीं है लोगों के पास, जो है ना लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है लोगों के पास, जो सही है। इस बारे में आपसे बात करेंगे कि ये लॉकडाउन का जो प्रोसीजर है इसको कामयाब बनाने के लिए कानून किस तरह मदद कर सकता है हमारी, इस बारे में आप हमें बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, हबीबा बात कर रही हूँ सखर से। वालेकुम अस्सलाम हबीबा साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, सब अच्छा है। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये अर्ज करना चाह रही थी कि ये लॉकडाउन तो है, बड़ी अच्छी बात है, मगर वही बात है कि कहीं पर देख रहे हैं तो थोड़े मसले मसाइल भी हैं, कहीं पर भूख वगैरह का भी चक्कर है। मतलब सख्ती तो है मगर इस हद तक सख्ती नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रही थी थोड़ा और सख्त होना चाहिए ना निजाम। अच्छा, और ये 7 सख्त दिन कैसे जो होना चाहिए मजीद दिए हैं थोड़ा टाइट और होना चाहिए, क्योंकि लोग बाहर फिर रहे हैं। ये लॉकडाउन हमारे फायदे के लिए है ना, नुकसान तो नहीं है ना। ठीक है हबीबा साहिबा, एक मुझे बात बताइए, बहसियत पाकिस्तानी शहरी, आप एक ऐसी शहरी जो एक लॉकडाउन के एरिया में आप रह रही हैं, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे सख्ती और किस तरह होनी चाहिए, मजीद सख्ती आपकी नजर में क्या है? मेरे ख्याल में तो ये कि जो है ना पुलिस जो है ना ये थोड़े किसी टाइम आते हैं, चले जाते हैं, चेक करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि थोड़ी और जरा होनी चाहिए सख्ती ना, क्योंकि ये लोग अभी बाज नहीं आ रहे हैं, लोग बिना वजह भी बाज निकल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ा है सखर में अल्हम्दुलिल्लाह काफी सख्ती है, ये नहीं है, काफी हद तक काबू पाया हुआ है। लोग हमारे हालांकि इतने एजुकेटेड नहीं है सखर में, मगर फिर भी लोगों को डर है, खौफ है कि ये कोई मसला ना हो जाए तो हम आगे खाने वगैरह का मसले हैं तो फिर ये चीजें कहाँ से पूरी करेंगे ना। फिर ये अगर खुदा ना करे कोई मसले मसाइल हो गए, लोग थोड़े हैं समझदार सखर में, मगर ये कि ये जो फालतू में खेल कूद लगाए हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं ग्राउंड में और ये रोडों पर भी खेल रहे होते हैं, ये चीज जरा हटनी चाहिए ना। अब जैसे कोई पुलिस वगैरह होते हैं तो भागते हैं बच्चे वगैरह, रोड से लोग भागते हैं, ये चीज वही बात है, वो कोई ऐसा सिस्टम करें कि ये भागने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही घरों के अंदर बैठे। और मैं लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि हमारा नुकसान तो नहीं है, फायदा ही है। 7 दिन अगर हम घर में बैठ जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, थोड़ा सा चले, जो आने वाला वक्त है कम से कम वो तो सिक्योर हो जाएगा ना, वो तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा ना। थोड़ी सी सख्ती है, अल्लाह पाक करम करेगा, सबके साथ मुश्किलात हैं। ये नहीं है कि खाली वो बिहारीदार हैं या दूसरे हैं उनके साथ मुश्किलात हैं, सबके साथ मुश्किलात हैं, सबके साथ कोई ना कोई मसले हैं। बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक रहमत करे। देखिए वायरस बहुत छोटा है मगर अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर करम करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हबीबा साहिबा। देखें ये भी एक शहरी होने के नाते ये भी इस चीज का मुतालबा कर रही हैं कि लॉकडाउन को मजीद सख्त होना चाहिए। आपने कहा कि लोग लॉकडाउन पे उस तरह अमल नहीं कर रहे हैं। अगर लोग लॉकडाउन पे अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कारोबार क्यों बंद हुए हैं सारे? फिर खोले इन्हें। अगर तो अगर लॉकडाउन पे अमल करवाना है तो उसके लिए कानून की मदद किस तरह ली जा सकती है, जरा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखें कानून तो आपके पास ऑलरेडी फोर्सेज आपकी रोडों के ऊपर हैं, लोगों को बिल्कुल जो है ना लॉकडाउन किया हुआ है, लोग निकल रहे हैं, जरूरत के तहत निकल रहे हैं जो ना, और लेकिन उसके बाद जो लोग घरों में नहीं बैठ रहे। और दूसरी बात यह है कि आप कितने दिन बंद रखेंगे जो ना, अब 2 हफ्ते तो आपको हो गए हैं। मेरे ख्याल में लोग मजदूर परेशान हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो उनके पास जमा पूंजी सब खत्म हो चुकी है और रोजगार नहीं है लोगों के पास। आपके बॉर्डर सील पड़े हुए हैं, आप सिंध के लोग पंजाब में नहीं जा सकते, पंजाब के कराची में नहीं आ सकते। इस तरह देखें ट्रांसपोर्ट आपकी बंद पड़ी हुई है, आप कितनी चीज़ें बंद करेंगे जो ना। तो उसके लिए कोई ऐसा लाहे अमल जो है ना तैयार करें ताकि लोगों के पास खाने को राशन नहीं है लोगों के पास जो ना। आप गली मोहल्लों में जाकर तो देखें लोग कितने परेशान हैं जो ना, उनके पास उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं। देखें हम ये देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से मुसलसल इमरान खान साहब कह रहे हैं जी इतनी इमदाद आ गई है, लोगों को दे रहे हैं, टाइगर फोर्स बना रहे हैं। भाई आप मुझे बताएं ऐसी कोई निशानदेही कर दें कहाँ पे किसको राशन पहुँचाया जा रहा है, किसके घर में हुकूमत की तरफ से राशन दिया गया जो ना। आप अपने बल्दियाती नुमाइंदों को फाल करें जो इलाकों के अंदर हैं, वो लोगों को जानते हैं, लोगों के घरों को जानते हैं, वो मुस्तहिक लोगों को जानते हैं, ताकि उनकी जाके माली मदद तो करें जो ना। अगर वहाँ आप किसी जगह राशन तकसीम हो रहा है, आप देखें वहाँ लोगों की भीड़ होती है जो ना, आप किसको रोकेंगे? जो बेचारा कोई तकसीम करने कोई आता है ना उसको दबोच लिया जाता है। मतलब इस तरह भूख पड़ चुकी है। हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं, कोई साहब जो हैं वो ऐसे गाड़ी में आए हैं और आके उन्होंने थैला पकड़ा है जिसमें चावल उन्होंने रखे होते हैं या पैकेट, लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया कि हम छीन लें। एक कोई पैसे दे के आया, पैसे कोई तकसीम कर रहे थे इन लोगों में, उसको पकड़ लिया, तो अपने कपड़े फट गए। मतलब लोगों के इस तरह की सूरत हाल हो रही है।
तो लोगों के अंदर भूख का ये आलम पैदा होता जा रहा है। अभी इसमें लॉकडाउन की मतलब जिस तरह अभी भी खातून कह रही हैं कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए, जाहिर सी बात है जो कोरोना वायरस के हवाले से स्टडी कर रहे हैं, जिनको इस आलमी वबा के बारे में थोड़ा सा कोई इल्म है इस वक्त, वो तो पूरी दुनिया ने जो तरीकाकार अपनाया हुआ है उसके मुताबिक ये कहेंगे कि इसको और सख्त किया जाए। मगर हम अपने मुल्क के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो क्या इसको और सख्त मतलब हम कर सकते हैं? क्या हम इस कैपेसिटी में हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात यह है या तो फिर बंद कर दे सब चीजें। आप फिर सब चीजें क्या बंद कर दें? खुला क्या हुआ है मुझे बताएं। देखिए किसी चीज को नहीं निकलने दे, किसी शख्स को नहीं निकलने दे जो ना, किसी शख्स को नहीं आने देना आप जो ना, फिर आप हर चीज को बंद कर दें जो ना, लेकिन साथ साथ उन लोगों के मसाइल की परेशानी का भी तो ख्याल रखें ना। हुजूर सब कुछ बंद है, सिर्फ आपको इजाजत है ये दुकानों से जाके अपनी जो जरूरियात जिंदगी है इसकी ऐसा नहीं है। आप अभी भी देखें रोडों पे आपको लोग नजर आएंगे, मोटरसाइकिलों पे लोग नजर आएंगे आपको, पेट्रोल पंप्स पे लोग नजर आएंगे आपको, पैदल चलते हुए लोग नजर आएंगे, तो फिर आप सबको रोकें ना। सही। कॉलर हमारे साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैं खुरम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुरम लोधी साहब हैदराबाद से, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? जी सर, सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जिस तरह ये हमारे मुल्क के शहरी लोगों रोडों के ऊपर आ रहे हैं, ये खुद भी अपने लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। सही है। अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं बोलना भी लफ्ज नहीं चाह रहा कि इटली जैसे अल्लाह ना करे, उन्होंने भी चीज को लाइटली शुरू में लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब तक वो उसकी खमियाजा भुगत रहे। तो मरहूम होने से अच्छा है घर में बैठ के आदमी बोर हो जाए ना, बाहर निकल के मरहूम हो, उसके साथ दूसरे भी मरहूम हो, तो इससे अच्छा घर में बैठ के बोर हो जाए। दूसरी बात है कि मैं उन जमातों से मैं खास तौर पर एक अर्ज करना चाहूंगा कि जैसे भी टीवी में बता रहे थे कि तबलीगी जमात के 94 अफराद में से 90 अफराद में कोरोना वायरस मुस्बत आया, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो फिलहाल अपनी सरगर्मियों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दे जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। उसके बाद तबलीग भी जारी रहेगी, सब चीजें जारी रहेंगी। इंसाफ जिंदगी है तो सब कुछ ही जारी रहेगा, और जिंदगी नहीं है तो किससे तबलीग करेंगे, किससे क्या करेंगे। सही। और अगर फिर भी नहीं करते तो कर्फ्यू लग जाना चाहिए ना। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तबलीगी जमात के हवाले से मैं जो तबलीगी जमात वालों के जो पहलू है, वो उनका जो मौक़िफ़ है, मैं ये कल मैं स्टडी कर रहा था इसके ऊपर। उनका कहना यह है कि ये जो इस तरह काफिले निकले होते हैं तबलीग करने के लिए, पूरे पाकिस्तान में ये लोग जाते हैं और मसाजिद में ये स्टे करते हैं। ऐसा हुआ कि ये अपने अपने शहरों से दूर इसी तरह तबलीग के लिए निकले हुए थे और लॉकडाउन हो गए। अब वहां से ये अपने घरों में वापस आ नहीं सकते थे, इन्होंने मस्जिदों में ही पनाह लेना शुरू की। अब मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया, तो अब ये लोग कहाँ जाएं? ना इन्हें कोई अपने घर में जगह देगा, ना कोई पब्लिक लोकल ट्रांसपोर्ट खुली है। इनको उठा के आपने बहुत सारे लोगों को वो हवालात में बंद कर दिया। तो कुछ ऐसा लाया अमल बनाना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालें। मतलब उन लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किलात क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम लोग? मैं किसी के हक में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो मुश्किल में जो लोग हैं उनका साथ देना चाहिए, उसके लिए पॉलिसीज बननी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें बहुत सारे लोग साफ ज़हर है, वो तबलीग के लिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मस्जिद अल्लाह का घर है, फिर जो है ना वो साफ ज़हर तबलीग करते हैं तो मस्जिद के अंदर इबादत भी करते हैं, मस्जिद के अंदर वो बैठते हैं। अगर मस्जिद के अंदर भी अगर आप किसी को नहीं ठहरने दे रहे, फिर वो कहाँ जाए? उनका घर तो है नहीं जो ना, होटल्स आपके बंद पड़े हैं, तो वो उनके लिए ये था कि हुकूमत होटल्स अफोर्ड कर सकते हैं क्या भला? वो तो बेचारे अपना बिस्तर लेके और खाने की अशिया लेके साथ घूम रहे होते हैं। नहीं कर सकते, ये फिर हुकूमत वक्त को इसकी जिम्मेदारी बनती है, या जो तबलीगी जमात के जो लोग गए हुए हैं उनको चाहिए कि वहाँ का जो मुतलका डीसी है, एसी है, उनसे रब्ता करें जी, हमारे वापसी का बंदोबस्त करें जो ना। हाँ। बाकी जहाँ तक वो कह रहे हैं जी उनके टेस्ट हुए मजबूत आए तो उसके लिए वो अपना इलाज करवाएं, अपना इलाज करवाएं, थोड़ी सी एहतियात बरतें जो ना, इसको ऊपर दें। तबलीग करना तो अच्छा काम है, एहतियात के हवाले से उन्हें अवेयरनेस दें, उन लोगों को, जितने भी लोग हैं उन्हें बताया जाए कि ये इस कदर जरूरी है, ताकि इससे दूसरे लोग जो है ना मुतासर नहीं हो, दूसरे लोगों की जान को खतरा नहीं हो, ताकि ये ज्यादा फैल नहीं जो है ना। बिल्कुल उसके लिए तो हुकूमत इंतजाम भी कर रही है, उन्हें इमरजेंसी नंबर भी दिए हुए हैं, और ऐसे लोग अगर कहीं मिलते हैं उसके ऊपर अगर हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो फौरन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग उस शख्स को ले जाते हैं, उसके टेस्ट करवाते हैं, उसका इलाज भी हुकूमत करवा रही है। ये चीज भी तो है ना, आप उसके लिए इंतजाम तो करें कम से कम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों में बौखलाहट जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ ये बताइए डबल सवारी पे जब पाबंदी है तो अगर उस चक्कर में अगर किसी को पकड़ लिया जाता है तो उसकी क्या सजा है? देखें, डबल सवारी के ऊपर तो 1 से 3 महीने तक सज़ा है अगर उसकी FIR दर्ज होती है और जुर्म साबित होता है। लेकिन ऐसा होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि ये FIR जब दर्ज होती है, जब चार्जशीट सबमिट होती है, तो बहुत सारे लोग जो है ना इसके अंदर
जुर्माना जो है ना करवा लेते हैं। कोर्ट 2000-3000 रुपये जो है ना जुर्माना कर देती है और उनको वार्न कर देती है कि आइंदा वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे जो ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जिन लोगों को आप डबल सवारी भी बंद कर रहे हैं वो बहुत सारे गरीब लोग हैं बेचारे जो अपने रोज़गार के लिए निकलते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, जिनकी ज़मानत रखवाने वाला कोई नहीं है। अगर वो एक दफ़ा बंद हो जाएं वो जेल में चले जाते हैं। ऐसे भी बेशुमार केसेस जो है ना पास्ट के अंदर मैं बता सकता हूँ कि जो लोग बंद हुए वो अपनी सजा से ज्यादा सजा काट आप ऐसे लोगों की फीस बिल्कुल मदद करते हैं? बिल्कुल हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ भी हम जुल्म ज्यादती देखते हैं हम करते हैं, काम करते हैं। और बाकी सारे लोग भी अपनी अपनी जगह पे जो शख्स कुछ बेहतर कर सकता है, किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर सकता है, किसी के लिए कोई मौसर इंसान बन सकता है, वो प्लीज ये जुड़े हुए हाथ हैं, अपना रोल प्ले कीजिए। इस वक्त हमें बहसीयत कौम अपना एक पूरा रोल प्ले करना है और बताना है कि वाकई हम इंसानियत के हिसाब से गिरे हुए लोग नहीं हैं। थैंक यू सो मच लियाकत अली खान साहब, तशरीफ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। फहीम अब्बास न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आपसे इंशाअल्लाह कल के रोज फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।